अब हम लोग समझ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्चुअली चैप्टर यही है, ठीक है। बट अभी तक जो आपने समझा है या सीखा है वो क्यों आपको करना पड़ा, इसलिए आपको करना पड़ा। अगर आप उसको नहीं करते तो आपको समझ नहीं आता कि कितने टाइम से और कैसे इवोल्यूशन के बाद इतना एडवांस्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको मिला है, ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या नजर आ रहा है आपको, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको पता है, हाँ, इसके साथ के साथ पैरेलल एक फूड पाइप भी चलता है, ईसोफेगस। डाइजेशन जिन बच्चों ने करा है उसमें मैंने बहुत डिटेलिंग करी थी, ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच में, याद होगा, है ना। इसके साथ साथ एक फूड पाइप भी चल रहा होता है, बट हम उसका डिस्कशन यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग ही स्टडी करेंगे और किसी चीज के बारे में स्टडी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा दैट इज, अब ये देखिए इस डायग्राम में खासियत ये है कि ये बहुत साफ और क्रिस्टल क्लियर, ये ट्यूब लाइक आपको ट्रैकिया दिख रहा है यहाँ पे। इसको विंड पाइप कहते हैं। व्हाट इज दिस, विंड पाइप बोलते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं, ये देखिए ट्रैकिया विंड पाइप। क्या है ये, ट्रैकिया विंड पाइप। अब लैरिंग्स के नीचे जो आप बोल के देखिए, आप कुछ भी बोलिए और यहाँ पे हाथ रखिए, वाइब्रेशन हो रहा है ना, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, तो साउंड बॉक्स कहते हैं इसको, लैरिंग्स है। क्या है ये, लैरिंग्स है, ठीक है। तो लैरिंग्स के नीचे का जितना हिस्सा आता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब को हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर काउंट करते हैं। जहां समझ नहीं आया मुझे इंस्टेंटली टोक दीजिएगा, ये नहीं पूरा टॉपिक खत्म हो गया फिर बोलेंगे मैम थोड़ा सा फिर से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझा दीजिए, तो वापस आप आधे घंटे का टॉपिक मेरे से पूछना, तो आप पहले ही पूछ लीजिएगा बीच में अगर आपको कहीं कोई डाउट हो वहां पे। क्या बोला मैंने, लैरिंग्स के नीचे का जो सारा हिस्सा है, लैरिंग्स के नीचे का रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, उसको हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, और लैरिंग्स से ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लोअर अपर आपको समझ आ गया। यहाँ पे आगे देखिए, आपके जो नोज के जो होल्स हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन इन कर रहा है, दैट इज नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जैसी ऑक्सीजन अंदर गया तो वहां पे कैविटी है, दैट इज नेजल कैविटी। क्या है वो, नेजल कैविटी, ठीक है। अपर साइड में जैसे आपने नोज में कोई अगर ऐसा बोलता है ना कि हमें ना साइनस की बीमारी है, साइनस की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने देखा होगा टॉर्च लेके डॉक्टर जो उसके नोज को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंजल साइनसेस है, यहाँ पे क्या है, साइनसेस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फिर क्या है, आपके माउथ के यहाँ पे ओरल कैविटी है। अब आप सोचेंगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, हम तो पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हमें ये ओरल कैविटी क्यों बता रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ओरल कैविटी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि जो आपका फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के थ्रू यहाँ पे फूड पाइप भी ओपन होता है और विंड पाइप भी ओपन होता है, तो ये बता रहा है कि ओरल कैविटी है उसके नीचे। क्या है, ओरल कैविटी है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एपिग्लॉटिस की। किसकी बात करते हैं, एपिग्लॉटिस के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो एपिग्लॉटिस है यहाँ पे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है जो बारी बारी से दोनों को बंद करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे एक रफ वर्क कर रही हूँ, पहले मैंने क्या बनाया, यहाँ पे विंड पाइप बना दिया, ठीक है। विंड पाइप के साथ क्या बना दिया मैंने, यहाँ पे लगे हुए फूड पाइप बना दिया, ठीक है। बीच में क्या है, एपिग्लॉटिस है। तो जब आप अभी जैसे मैंने उस टाइम भी जब मैं डाइजेशन भी सिखा रही थी वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी, और आप जब क्लास में बैठे थे मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे स्वेलो करके देखिए और यहाँ उंगली रखिए, आपकी सांस बंद होगी उस टाइम। तो इतना डिसिप्लिनरी सिस्टम है आपकी बॉडी का, और एपिग्लॉटिस इतने डिसिप्लिन से काम करता है कि इसको पता है कि कब मुझे विंड पाइप को बंद करना है
और कब मुझे यहाँ पे इस ईसोफेगस को क्लोज करना है। एक साथ दोनों को कभी नहीं करेगा, दैट्स इम्पॉसिबल। रीजन ये है कि आपके पास एपिग्लॉटिस एक ही है और आपके पास पैसेज दो है। एक एपिग्लॉटिस से दोनों का काम चलाना है आपको, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली क्लोज होने का काम करते हैं, ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे क्लोज होंगे, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस जो है यहाँ पे दोनों को ऑल्टरनेटिवली क्लोज करने का काम करेगा। तो मैंने लिखवा भी रखा है, जो बच्चे करते थे उसमें आपने एपिग्लॉटिस लिखा है, मैंने आपको उसमें नोट कराया है। एपिग्लॉटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरनेटिव ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। समझ आया आपको? ऑल्टरनेटिवली वे में, ऑल्टरनेटिव वे में ये एक बार ट्रैकिया को बंद करेगा, फिर ईसोफेगस को, फिर ट्रैकिया को करेगा, फिर ईसोफेगस को करेगा। इस तरीके से ये ओपनिंग एंड क्लोजर का काम करता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये ट्रैकिया यहाँ पे क्या हो गया, इसका विंड पाइप हो गया। और उसके पहले मैंने आपको एपिग्लॉटिस की कहानी समझाई। अब ये फूड पाइप क्योंकि हमें नहीं पढ़ना, तो हम नहीं देखेंगे, इसको हमने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे इस पूरे डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक मिस्टेक है, बट ये मिस्टेक नहीं है। इस पर्सन का, जो पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू बनाया गया है। तो आपके हाथ का जो राइट साइड है उधर लेफ्ट लिखा हुआ है, और आपके हाथ का जो लेफ्ट साइड है, अभी सामने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, तो ये राइट साइड है। लेफ्ट वाले साइड में राइट लिखा है और राइट वाले साइड में लेफ्ट लिखा है। क्यों लिखा है? फ्रंट व्यू चिपकाया हुआ है ना, यहाँ पे फ्रंट व्यू लगा हुआ है इसका, इसलिए, ठीक है। तो अब आगे ब्रांचिंग कैसे चलती है, सो देखिए, ये चला ट्रैकिया, ये क्या चला ट्रैकिया, ये रहा ट्रैकिया, ठीक। अब यहाँ देखिए ट्रैकिया, ये दूसरे वाले डायग्राम में ट्रैकिया यहाँ पे बट गया, बहुत साफ, बहुत अच्छा दिख रहा है इसमें। तो ये जो यहाँ पे बटा है, तो ये एक होगा तो ब्रोंकस बोलेंगे, और ब्रोंकस का जब हम लोग प्लूरल करेंगे, क्योंकि अलग अलग करके बता रहा है आपको, तो यहाँ पे एक राइट प्राइमरी ब्रोंकस हो गया और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस हो गया। लेकिन हम दोनों को 1 और 2 दोनों को एक साथ बोले तो ब्रोंकाई। आप में ब्रोंकाई का नंबर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट और राइट दो ही तो लंग है, तीसरा तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? ब्रोंकस अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स में जाके ओपन होता है। ये देखिए, और ब्रांचिंग करेगा ना, ये देखिए इसमें ज्यादा साफ दिख रहा है। और ऐसे इसने क्या किया, यहाँ पे ये ब्रांचिंग करना स्टार्ट किया है, डाटा ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रांचिंग क्या है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। अब जब ये ब्रांचिंग अवेलेबल है आपके पास, ब्रोंक्यूल्स आपके पास अवेलेबल है, तो ये लास्ट में जाके जो टर्मिनेट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्वियोली या एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एल्वियोली या एल्वियोलाई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो the alveoli जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक और बैग लाइक स्ट्रक्चर है, which is responsible for gaseous exchange of carbon dioxide and oxygen। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। और अपर वाले साइड में यहाँ पे सुपीरियर लोब, और नीचे वाले को हम लोग इंफीरियर लोब और इंफीरियर लोब बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे लंग्स का तो है ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका है? डायफ्राम का है। किसका है? डायफ्राम का है। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका फिजियोलॉजी समझाना स्टार्ट करूंगी, मतलब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे, किस तरीके से ये रेस्पिरेशन करने का काम करता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होगा, उस प्रोसेस में क्या होगा, सपोज कीजिए मैं एक केस बताती हूँ। यहाँ से ऑक्सीजन इन हुआ, ये ऑक्सीजन इन हुआ, गया 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 गया, ठीक है। तो इस पूरे का वॉल्यूम बढ़ाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज कीजिएगा तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना ऊपर से। तो बोला जाता है या पूछा जाता है कि डायफ्राम फ्लैटेंड कौन सी कंडीशन में होता है? डायफ्राम जो है इसको आप फ्लैटेंड कौन सी कंडीशन में करते हैं? तो डायफ्राम फ्लैटेंड कब होगा? जब आपके लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा। आपने देखा होगा लंग्स में आपने जैसी ऑक्सीजन को इन किया है, तो आपके रिब्स जो है वो उठ जाते हैं, रिब्स उठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर मैंने आपको स्टर्नम समझाया था। क्या समझाया था? स्टर्नम। स्टर्नम भी राइज करेगा, सारे रिब्स को ऐसे सामने फ्रंट की तरफ जोड़ने का जो काम करता है उसको स्टर्नम बोलते हैं हम। स्टर्नम में शो कर देती हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैं समझा भी नहीं सकती। आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेरी आ रही होगी, क्या बोल दिया मैडम ने, ये स्टर्नम होता क्या है? बर्ड्स वगैरह में भी होता है, बट हम लोग ह्यूमन का देखते हैं। देखिए सबसे साफ और सबसे क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। बहुत सारे हालांकि डायग्राम में सारी अच्छी, थोड़ा सा हमें स्टर्नम चाहिए तो ये हम लोग उसको समझ लेते हैं, क्योंकि रेड कलर से हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये क्या है?
स्टर्नम है। क्या है ये, समझ आया आप सबको? सामने फ्रंट व्यू है ये, नॉट बैक। फ्रंट व्यू है ये, बैक नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम तो पीछे है, बैक की तरफ है। आगे वाले जो आपके सारे रिब्स होंगे ऐसे जुड़ेंगे ना, ठीक है। तो जिससे जुड़ते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टर्नम बोलते हैं। लेबल कर देती हूँ मैं, दैट इज स्टर्नम। सबका रोल होगा, सब लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, स्टर्नम है। सबकी पढ़ाई आप करेंगे वन बाई वन करके, ये नहीं कि आप हवा में सोच रहे हैं कोई भी वर्ड है, कुछ भी आया तो हम रट के चले जाएंगे एग्जाम में, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? स्टर्नम कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम, एस टी ई आर एन यू एम, स्टर्नम कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। देन आगे एक और मैं आपको इमेज शो कर देती हूँ अब। अच्छा एक बात बताइए, रिब्स जो ऐसे आपको दिखते हैं, जैसे कोई कंकाल वगैरह स्केलेटन आपको दिखता है, तो ऐसे खोखला हवा जैसा, हवा आसपास होने की फैसिलिटी, ऐसा ही होता है क्या? नहीं। अब आप अपना दिमाग लगाइए, क्या इसके बीच में मसल्स नहीं होंगे? क्या होंगे? उसको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब मैं आपको इंटरकोस्टल मसल्स भी शो कर देती हूँ। नेक्स्ट है आपके पास इंटरकोस्टल मसल्स। अगर ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मूव करता हुआ दिख रहा है, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें नहीं नजर आता इसमें चलता, दिख रहा है मैम। है ना? ये मूव कर रहा है, दिख रहा है? यस मैम। इतना बढ़िया। ये देखिए आपको पोजिशनिंग शो कर रहा है कि स्टर्नम कहाँ होता है। देखिए दिख रहा है, अगर मूव करता हो तो अच्छी बात है। जैसे होता है ना, उसमें कोई बच्चा समझ ले अच्छा कहीं रेत तो नहीं दी, ये देखिए कितना बढ़िया। और आगे जाके जब मैं आपको मसल वाला चैप्टर कराऊंगी, बोन्स मसल्स वाला, तो उसमें ये नीचे वाले जो फ्लोटिंग रिब्स हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़ के जाके स्टर्नम में कनेक्ट हो गए हैं, वो भी इसमें पता चलता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स रिब के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। क्वेश्चन ही है, सारे टर्म्स जो है सब क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है लिखा हुआ। हालांकि इससे अच्छा डायग्राम दूसरा है, बट इसमें लिखा हुआ है तो ठीक है, एटलीस्ट लेवल तो होगा आपके पास। इसमें आपको इंटरकोस्टल मसल शो किया जा रहा है, बेस्ट डायग्राम है। स्टर्नम भी है, इंटरकोस्टल मसल्स भी, और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन काट के यहाँ आपको दिखाया भी जा रहा है कि ऐसे रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सब लिखा हुआ है इस रेस्पिरेशन चैप्टर में। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि चलो ठीक है हम काम चला लेते हैं किसी तरीके से, जो वर्ड से एक तो वर्ड जो समझ नहीं आ रहा उसको रट लेते हैं, वैसे काम नहीं चलेगा। आप इसको समझते चलिए। हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मेरे से। समझ तो आ ही रहा होगा आपको, इतना दिमाग तो नहीं आपके पास। तो ये क्या है आपके पास? इंटरकोस्टल मसल्स है। तो अगर ये सब नहीं हुआ तो कैसे वॉल्यूम बढ़ेगा? लंग्स का वॉल्यूम आप कैसे राइज कर लीजिएगा? लंग्स का वॉल्यूम तो तभी आप राइज कीजिएगा ना जब ये सारी चीजें पैक करके रखेंगे। किसको पैक करके? आपके लंग्स को ये पैक करके रखेंगे। तो ऊपर से अब देखिए क्या होगा। क्या होगा? अगर ट्रैकिया है तो जैसे ऑक्सीजन इन करेगा तो जाएगा, अगर ये लंग्स में, अंदर इसके लंग्स है, इसके अंदर लंग्स है, नहीं दिख रहा आपको। सारी पोजिशनिंग जो है वो मैं लिखवाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। तो इसके अंदर क्या अवेलेबल है? लंग्स अवेलेबल है, ठीक। तो ये जब क्या करेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ाएगा तो ये सब राइज करेगा, मतलब फूलेगा थोड़ा सा। तो स्टर्नम क्या करेगा? लिफ्ट अप, मतलब ऐसे लिफ्ट अप होगा। आप जब रिलीज कर रहे हैं फिर क्या होगा? ये नीचे जाएगा। अब इसके नीचे डायफ्राम आएगा। जो डायफ्राम की पोजीशनिंग आप देख रहे थे, तो डायफ्राम के ऊपर भी ऐसे गैसेस प्रेशर आएगा, तो ये भी क्या होगा? फ्लैटेंड होगा, ठीक है। रिब्स आप जानते हैं, स्टर्नम मैंने आपको सिखा दिया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो बाहर की तरफ होते हैं, और सबसे अंदर वाले साइड मतलब लंग से जो सटा हुआ होगा, दैट इज इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। बाहर वाला एक्सटर्नल कोस्टल मसल। फिर क्या है उसके अंदर? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल शो किया जा रहा है आपको। पहले बाहर है, फिर अंदर है, फिर सबसे अंदर है। तो ये बाहर की साइड से ये 1 हो गया, बीच वाला 2 हो गया, और फिर सबसे अंदर वाला 3 हो गया, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है? ऐसे मतलब अंदर की तरफ से
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो आपको सारे लेवल्स भी समझ आ गए इस डायग्राम के अंदर कि कहाँ कौन सा लेवल अवेलेबल है। ठीक है, मैं ये सब यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो कहाँ थे हम लोग? यस मैम। पहले आपने स्टर्नम की पोजीशन को सीखा, रिब्स देखा आपने, बैक में वर्टी जो आपने वो मूव करते वाला एक एनिमेशन देखा होगा, उसमें आपको बैक में जो दिख रहा था ना, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम भी आपको पीछे दिख रहा था उसमें। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके जब आप सारे पार्ट्स के बारे में देखना, सीखना और समझना स्टार्ट करते हैं, तब आपको समझ आता है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। साउंड बॉक्स, 1 वर्ड आंसर पूछ रही हूँ, बताइए। साउंड बॉक्स, लैरिंक्स। लैरिंग्स, वेरी गुड। The common passage for both food pipe and windpipe. Pharynx. Very good. A single flap-like structure which alternatively opens and closes food pipe and windpipe. क्या होगा? Epiglottic. Epiglottis. ठीक है. Respiratory tube of humans. Trachea. क्या बोलेंगे उसको? Trachea. हाँ. The specific bone which is responsible for joining of front ribs. क्या होगा? Sternum. क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा। मसल्स बिटवीन रिब्स क्या हो जाएगा? इंटरकोस्टल मसल। हाँ, इंटरकोस्टल मसल्स। मतलब आपको समझ आया है? तो ये सारी चीजें जो आपने समझी है, ये आगे जाके आपको काम देगा, और तब आप समझेंगे कि कैसे यहाँ से जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो वहां पे कभी इन सब का, इस पूरे लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। कब बढ़ेगा? तो आप एक, अगर इस पूरे लंग को आप एक बलून मान लेते हैं तो समझिए सारी कहानी खत्म। जैसे इसमें आप गैस इन कीजिएगा, इस पूरे का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सबको धक्का देके सबको प्रेशराइज करते हुए लिफ्ट अप करेगा, और इसमें से जब गैस क्या होगा, आउट हो जाएगा, तो आउट होने के बाद क्या होगा, उसके वॉल्यूम को कम कर देगा। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं, किसी को क्लियर है? Yes मैम, no doubt. Thank you मैम। चलिए लीव करती हूँ मैं।